नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और यूपी तक के खास शो यूपी की उड़ान में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित और इस शो में हम बात करते हैं यूपी की बदलती तस्वीर के बारे में। जिस तरह से हाल के वर्षों में यूपी की तस्वीर बदली है, यूपी में विकास कार्य तेजी से हुए हैं और सरकार का भी फोकस रहा है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यूपी में आए और यूपी का विकास तेज से हो और फोकस इस पर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित किया गया है, बहुत सारी नीतियां सरकार ने बनाई। क्या उनका ग्राउंड लेवल पे फायदा मिल रहा है, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। आज शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष गुप्ता सर, डायरेक्टर ऑफ IHDP बिजनेस पार्क। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, आपके बिजनेस से शुरुआत करना चाहेंगे। आपका बिजनेस क्या है और इसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसी जर्नी रही सर आपकी? हम लोग जो हैं थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं वैसे तो जी सर। मगर हमारा पुराना काम बर्फ़ खाने और कोल्ड स्टोर का था। जी। मेरी पैदाइश मेरठ शहर में हुई। मेरी पढ़ाई भी सारी स्कूलिंग कॉलेज मेरठ शहर में हुआ। उसके बाद में इंग्लैंड जाके मैंने MBA किया एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल ट्रेड में। जी। उसके बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से OPM करके एक प्रोग्राम है 3 साल का, जी। वो करके आया। मगर हम लोग शुरू से हम लोग का कोल्ड स्टोर बर्फ़ खाना ट्रेडिशनल बिजनेस थे। जी। धीरे धीरे वो थोड़े ख़राब थे तो हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ अग्रसर हुए और मेरठ में रहते हुए हमने बहुत बड़ा कारपेट और फर्नीचर का एक्सपोर्ट का बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। सर, साल बता सकते हैं ये साल कौन सा होगा जब ये बिजनेस शुरू ये हुआ था आपका? कारपेट का काम मेरी मदर ने शुरू किया था जी। 1981 में। तब हम लोग छोटे मोटे, दिल्ली में एशियाड गेम्स आने वाले थे जी। तो उनके लिए होटल बन रहे थे। भारत होटल करके दिल्ली में होटल बन रहा था, जी। हयात बन रहा था, तो उनके लिए कारपेट बनाते थे, एक्सपोर्टरों के लिए कारपेट बनाते थे। जी। और 1988 में थोड़ी सी और शुरुआत हुई और 1991 से हम लोग एक्सपोर्ट में गए। सर, ये जो बर्फ खाने का आप जो बिजनेस बता रहे हैं, ये किस सन की बात होगी? फिर जब आप विदेश तो गए थे? बर्फ़ खाना जो है ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। जी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो ग्रैंडफादर 3 भाई थे, उनमें से एक भाई इंजीनियर थे और 1918 में उन्होंने मेरठ का पहला बर्फ़ खाना, ऑलमोस्ट NCR का पहला बर्फ़ खाना जी। इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद सन 47-50 तक करीब करीब हम लोगों 17-18 अलग अलग, बेंगलोर से लेके, कलकत्ता से लेके, कायमगंज, कमालगंज, कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली, हर जगह हमारे कोल्ड स्टोर थे। जी। मगर 70 के दशक में बिजली की कमी के कारण, यूपी की ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण जी। ये बिज़नेस ख़राब होने लगा। हम लोगों के पास ज़मीनें थी जी। और एक व्यापारिक माइंडसेट था। जी। तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट धीरे धीरे उभर रहा था। हिंदुस्तान से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता था हैंडमेड आर्टिकल्स का। जी। तो उस तरीके से हम लोग कारपेट के बिज़नेस में गए। फिर 2008 में हम लोगों ने फर्नीचर का बिज़नेस शुरू किया। जी। मैं मेनली फर्नीचर का बिज़नेस, नोएडा में रियल एस्टेट का काम जी। और बाकी जगह ये सब देखता हूँ। तो ये सर आपने 2008 से इसकी शुरुआत की, जो नोएडा में था बिजनेस और फर्नीचर का बिजनेस? नोएडा में हम लोगों ने 2006 में जैसे जैसे नोएडा डेवलप हो रहा था तो अलॉटमेंट में हम लोगों ने एक बिज़नेस सेंटर बनाया। जी। तो सेक्टर 127 में एक 4 लाख स्क्वायर फुट का हम लोगों का बिज़नेस सेंटर है, जी। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ और छोटी कंपनियाँ अपने शोरूम्स खोलती हैं। अब वहाँ पे हम लोग कोवर्किंग स्पेसेस चलाते हैं। जी। तो जैसे जैसे नोएडा का विकास हुआ हम लोग यहाँ आए और यहाँ पे कई सारे एक्सपोर्टर्स ने अपने शोरूम खोले, जी। जिससे बायर को आके आसानी होती थी। छोटे छोटे शहरों में घंटों नहीं जाना पड़ता था जी। और काम इस तरीके से तरक्की करता चला गया। सर, कुछ दिक्कतें आई जब आपने शुरुआत की थी किसी तरीके की, और फिर उसका आपने सोल्यूशन कैसे निकाला? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पैदाइश मेरठ की है। जी। तो जब हम मेरठ में बड़े हो रहे थे तो मेरठ तो बड़ा ही मशहूर था दंगों के लिए। जी। 3-3 महीने स्कूल कॉलेज, हिंदू मुसलमान लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, दंगा हो जाता था, बंद हो जाते थे। जी। हमारे बोर्ड के दिनों में हमारे स्कूल बंद रहे, बड़ी मुश्किल से काम हुआ। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी यूपी में। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि मेन कारण जो हमारा कोल्ड स्टोर बिजनेस कामयाब नहीं था, जी बिजली चाहिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जी जिससे कि फसल ख़राब ना हो। लाइट 6-6 घंटे 8-8 घंटे आती नहीं थी, जी 12-12 घंटे नहीं आती थी। जनरेटर चला के आप बिजनेस नहीं चला सकते जी और इतनी वोल्टेज नहीं इकट्ठा कर सकते, जी और लाइट ना आने पे आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो आई थिंक हम लोग उस जनरेशन के हैं जब हर चीज़ की शॉर्टेज होती थी। जी हम लोग उस जनरेशन के हैं जब फ़ोन कॉल करने के लिए 6-6 घंटे आपको फ़ोन पे बैठना पड़ता था, जी और कहीं अगर विलायत गए हुए हैं आप, तो 1990-91 में जब मैं इंग्लैंड पढ़ता था जी तो 80 रुपये मिनट बात होती थी। तो एक साल में 5 या 6 बार टोटल आप बात करते थे, क्योंकि जी इतना महंगा हो जाता था बात करना कि आप बात करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। दिक्कतें आती थी, शहर में शेयर्ड फैक्स होता था, जी शेयर्ड इंटरनेट होता था, तो फैक्स आपको जो ऑर्डर आना होता था फैक्स मशीन वाले के यहाँ आता था, कभी उसका फैक्स नहीं चलता था, कभी लाइट नहीं होती थी, कभी पेपर नहीं होता था। कस्टमर से 4 दिन में कम्युनिकेशन होता था। सर आज वो जब आप ज़माना पीछे और आज मुड़ का के- ज़माना, आज के ज़माने में कस्टमर से 4 सेकंड में कम्युनिकेशन होता है। जी फ़ोन पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, ईमेल आप फ़ोन पे भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। तो ये एक नया और बिल्कुल अलग भारत है। जी इसकी अपॉर्चुनिटी की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। सर आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है कैसी जर्नी रही है अभी तक की? यार मेरा मानना तो ये है कि आई एम ब्लेस्ड। वैसे तो जो भी जना फोकस करके काम करे। अब हम मेरठ शहर के आदमी हैं, मेरठ में कारपेट कालीन उद्योग है ही नहीं। जी मेरठ का मेन उद्योग है सुनार, खेलकूद का सामान, कैंची, जी और हम लोग क्योंकि हमारे कुछ जान पहचान कारपेट के बिज़नेस में थी, जी जो भदोही, मिर्ज़ापुर, पानीपत, आगरा में होता था, वो मेरठ में शुरू कर दिया। जी बट क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा कस्टमर को सर्विस देने का था, जी तो अगर आप अपने ग्राहक को वैल्यू देना चाहेंगे जी तो आप हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। जैसी आपकी सोच, और सोच के साथ साथ एक्चुअल ग्राउंड पे मेहनत, जी वही आपको नतीजा देती है और कुछ नहीं। सर थोड़ा सा आपसे यूपी की तस्वीर के बारे में समझना चाहेंगे। आपने बहुत करीब से देखा है यूपी को, क्योंकि आप मेरठ में ही पैदा हुए, वहीं से आपने देखा है, शुरुआत से ही देखा है। जैसे आपने एक बात कही कि दंगे हो जाते थे तो स्कूल बंद हो जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। जो आपका बिजनेस था बर्फ़ खाने का, वो भी इसलिए प्रभावित हो गया क्योंकि बिजली की बहुत दिक्कत थी और जनरेटर चला के बिजनेस हो नहीं सकता है। आप क्या देखते हैं कितना बदला है यूपी तब से और अब तक? तब से और अब तक यूपी में कमाल का बदलाव है। यूपी से दिल्ली आना जी अपने आप में एक माहौल था, और दिल्ली आना तक तो ठीक है, जी वापस मेरठ जाना रात को, जी मुरादाबाद में एक नहर पड़ती है, लोग डरते थे, जी कहते थे भैया पुलिस की वर्दी में भी कोई गाड़ी रोके उसे टक्कर मार दो, गाड़ी मत रोकना, जी वापस नहीं आओगे। एक खौफ का माहौल था यूपी में 1980 के दशक में, 90 के दशक में। जी दिल्ली वालों को अगर आप अपने यहाँ बुला लो तो कहते थे दिन में आ जाएंगे, शाम को 3 बजे वहाँ से निकल लेंगे। जी एक आज का माहौल है कि रात को 2 बजे भी अगर लड़कियाँ भी अकेली गाड़ी में जा रही हैं जी तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बहुत लॉ एंड ऑर्डर में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी उसके मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने झटके कमर को लगते थे बस में बैठ के आने में। जी एक ट्रेन हुआ करती थी शटल, 3.25 घंटे में, और 10,000 लोग उसमें चढ़े हुए, जी एक के सिर पर एक आते थे। अब जब से RRTS
शुरू हुई है, जी हम जैसे जो शहर के बड़े लोगों में गिने जाते हैं, कभी कभी हम अपने फैक्ट्री ट्रेन से चले जाते हैं। जी नोएडा से आप बैठिए, 45 मिनट में आप मेरठ शहर के बीचों बीच हैं। जी 1980 के दशक से और आज तक कभी भी 2.5 घंटे से कम नहीं लगे। जी जब ये फ्लाईओवर बने उसके बाद आप शहर के बाहर तक 1.25 घंटे में पहुंच जाते हो, जी बट शहर में अभी भी 1.25 घंटे में पहुंचते हो। बट ट्रेन से आप 45 मिनट 50 मिनट में मेरठ से दिल्ली, 1.5 घंटे में मेरठ से एयरपोर्ट। जी हिंदुस्तान को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जी सर, योगी सरकार की जो पॉलिसी रही है कि बिजनेस को बूस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएँ और जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म किया जाए। जैसे अगर बात करें, नोएडा में पहले बहुत दिक्कतें थी, इंडस्ट्री को लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिक्कत थी, बिजली की बहुत दिक्कत थी, तो उसमें सुधार हुए। आपको कितने सुधार दिख रहे हैं और क्या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे लगाओ कि आपको बड़ा गेम चेंजर साबित हुई, आपके बिजनेस को बहुत मदद मिल गई हो उससे? यूपी सरकार का जो फोकस है वो बिजनेस से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जितना फ़ायदा हर वर्ग को होता है, जी सिर्फ ये कहना कि बिजनेस को फ़ायदा हुआ गलत है। आज की तारीख में हम लोगों को कभी कभी अगर ईस्टर्न यूपी कानपुर जाना पड़ता है, जी नोएडा से आप सुबह 7 बजे अपनी गाड़ी में बैठिए, आप 11:30 बजे कानपुर के किसी भी ऑफिस में देर से देर 12 बजे मीटिंग के लिए पहुंच सकते हैं, जी और शाम को 7-8 बजे वापस अपने घर आ सकते हैं। जी सपने में नहीं सोचा था। मुझे याद है, मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। जी 80 के 89-88 की बात है। हम लोग मेरठ से दिल्ली, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम शुरू किए थे, जी गाड़ी से आते थे। तो दिल्ली में वो रास्ते में एक रेलवे लाइन पड़ती है, 2 रेलवे लाइन, जी उनमें फ्लाईओवर बन रहे थे, उनमें से एक पे। तो मेरा ड्राइवर मुझसे बोला कि बाबूजी ऐसा लगता है ये तो कुदरती उग रहा है। 8 साल तक वो फ्लाईओवर एक बनता रहा, जी जाम रखते रहे, हम लोगों के घंटों ख़राब होते रहे, और 4 साल में इन्होंने रैपिड रेल बना के शुरू भी कर दी। जी कभी कभी यकीन नहीं होता। आप सच पूछें, मैंने आपको बताया कि 90 के दशक में मैंने इंग्लैंड से MBA किया था। जी वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स में बैठते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठते थे। शायद उस दिन तो ख्वाब भी नहीं था, ये सोचते थे कि दिल्ली में आएगी, बट मेरठ में कमाल ही है। जी सर, आप तो जैसे विदेश जाते रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं उनकी नज़र में यूपी कितना बदला है, वो उत्तर प्रदेश को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बाहर की नज़र में सबसे पहले इंडिया की एक अलग इमेज बनी है। पहले इंडियंस को बहुत ही थर्ड वर्ल्ड माना जाता था, जी एक अलग तरीके से माना जाता था। जी आज भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाती है, बट वो थर्ड वर्ल्ड की वजह से नहीं होती, वो ईर्ष्या की वजह से होती है। क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ जी आपको इंडिया में दिखती है, बाहर नहीं दिखती। जी यूरोप में अगर आप जाएंगे तो 25 साल पहले शहर जैसा था, जी ज़्यादा से ज़्यादा उस शहर का रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट थोड़ा बहुत बदला है। यहाँ आप 2 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, तो आप अपनी रोड पहचान नहीं पाते। तो एक ओवरऑल आई वुड से कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका इधर उधर गए थे, उनमें से करीबन 5 से 8%, 10% तक लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इंडिया में एक अच्छी कमाई की जा सकती है जी और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो लाजवाब है ही, तो वापस आने लगे हैं। जी यूपी का सबसे बड़ा जो चेंज आया है जी वो तो एक सेफ्टी की फीलिंग में आया है। यूपी अचानक से सेफ लगने लगा है।
यूपी में अचानक से ये लगने लगा है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की बदमाशी गुंडागर्दी की तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जी। तो सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू बिजनेस। दूसरा फ़ायदा जो जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जी। आप कानपुर से लखनऊ से 6 घंटे में आ जाइए। अब इलाहाबाद और मेरठ का गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, जी। आप सेम डे सुबह जाके हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। हिंडन एयरपोर्ट मेरठ के पास बना है। तो ये अब नया दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे बन गया, मेरठ का ट्रैफिक काफ़ी हद तक रिलीव हो गया। जी। बिना बात में शहर से हज़ारों गाड़ियों को नहीं उतरना पड़ता। आप ये समझिए कि पिछले 10 साल में 15 साल में मेरा मानना ये है कि शहर में रहने वाले की ज़िंदगी के 2 घंटे प्रोडक्टिव या 1.5 घंटा प्रोडक्टिव रोज़ का बढ़ गया। जी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो वो जल्दी पहुंच सकता है, जल्दी आ सकता है, जल्दी जा सकता है। जी। तो वो टाइम उसे काम करने के लिए, अपनी लर्निंग करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम मिला है। एंड यूपी की पॉपुलेशन, उसका स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा यूपी ज़्यादा बैकवर्ड था इंडिया के मुकाबले। जी। तो आपके हमारे सबके सामने डाटा है कि पिछले 5-7 साल से यूपी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन इंडिया, एंड आई बिलीव इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। अब नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जी। जितना झेवर में डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही अच्छा है। आई थिंक नोएडा इज़ ऑलमोस्ट इंडियाज़ बेस्ट सिटी। नोएडा, चंडीगढ़, ये 2 प्लान सिटीज़ हैं। इनमें जिस तरीके की रोड है, कभी पानी नहीं भरता, कभी दिक्कत नहीं आती, जितनी ग्रीनरी है, ग्रीन फील्ड इंफ्रा, इससे अच्छा क्या होगा। सर, बिजनेस करना कितना इजी हुआ है अब पहले के मुकाबले? क्योंकि आपने 2008 के आसपास शुरुआत की थी फर्नीचर बिजनेस की, रियल एस्टेट शुरू किया, पहले बर्फ खाने का बिजनेस था जिसको जो आपने बताया लाइट की दिक्कत की वजह से उसको दिक्कतें आ रही थी। तो पहले जो आपने बिजनेस शुरू किया था और आप अगर आप देखते हैं तो कितना आसान हुआ है बिजनेस करना? क्या दिक्कतें पहले थी जो आप फील नहीं होती हैं? देखिए, बिजनेस तो अब बहुत आसान हो ही गया है। मैं तो ये तक कहूँगा कि जो कोरोना था वो सब लोगों के लिए ब्लेसिंग था। उसने मजबूरी में आपको सिखाया है कि आपको घर में भी रहना है और घर का पालन पोषण भी करना है। जी। तो आप कहीं से भी कुछ भी काम कर सकते हैं। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, बैंकों से डिजिटल पैसा ट्रांसफ़र, आपका कार्ड सिस्टम, ऑनलाइन सरकार हर चीज़ की एप्लीकेशन लेने को तैयार है। आपको ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। आप हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। जिस तरीके से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जैसे जैसे मेट्रो आ रही है, जी। लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, जिस तरीके से हाईवे आ रहे हैं, एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट के काम के बारे में बात करें या कोल्ड स्टोर के काम के बारे में बात करें तो पहले यहाँ से बम्बई ट्रक जाने में 4 से 5 दिन लगते थे। जी। आलू की फसल ख़राब हो जाती थी गर्मियों में। एक्सपोर्ट में रास्ते में जाम हो गया, जी। हफ्ते में 1 दिन शिप जाता था यूरोप, मिस हो गया। 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते थे यहाँ से बम्बई माल भेजने में। जो चीज़ 5 दिन में होती थी अब वो 36 से 48 घंटे में होती है। जी। तो पहली बात तो ये, इसका मतलब एक ट्रक 2.5 चक्कर लगा सकता है उतने ही समय में। इस वजह से उसका भाड़ा कम बढ़ा, क्योंकि उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है और कॉस्ट है वो कम हो गई। जी। उससे ज़्यादा आप 3 दिन पहले सामान विलायत में भेज सकते हो, अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो जो नुकसान था यूपी जैसी जगह को, जिसे हम लैंड लॉक्ड एरिया कहते हैं, जी। क्योंकि हम किसी भी समुद्री पोर्ट के पास नहीं है और चीज़ों के पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसे दूर किया। एयरपोर्ट की आप बात करें,
कानपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। हिंडन एयरपोर्ट जी, इलाहाबाद वाराणसी एयरपोर्ट। अरे हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट आज यूपी में है उतने तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं थे आज से 20 साल पहले। जी, और जबकि यूपी अभी भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया में काफ़ी पीछे है। तो ये इतना आसान हो गया जाना आना कि आपका व्यापार दिन पे दिन तेज होता जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ख़ास तौर से एमएसएमई की, जी, जिस तरीके से वो प्रोत्साहन देती है, जी, आपको एडवांटेज देती है कि अगर आप एमएसएमई हैं और आपने बड़ी कंपनी के बराबर रेट कोट कर दिया तो आपको पहले बिजनेस मिलेगा। जी, सो उस वजह से जो छोटे युवा हैं और लोग हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी, पहले लाइसेंस राज होता था, आज मेहनत का राज है, ये कह सकते हैं। सर आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सारे यूथ हैं जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं। कोई आपकी सलाह रहेगी, क्योंकि आपने तो बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है, बहुत देखा है कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं और तब में अब में क्या अंतर आया है। कोई सलाह रहेगी, कुछ आपकी एडवाइस उनको रहेगी? देखिए, मेरी सबसे पहले सलाह ये है कि कोई भी चीज़ पहले मन में जीती जाती है। अपना मन पक्का करें। कहते हैं मिट्टी भी बिकती है, बेचने वाला चाहिए। तो व्यापार हिंदुस्तान जो 7-8% की तरक्की पे ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और पूरी दुनिया जो ज़ीरो या नेगेटिव जा रही है, तो आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिछले साल के मुकाबले हर साल 8% ज़्यादा सामान चाहिए। जी, इट इज़ व्हाट यू कॉल इन मैनेजमेंट पैरेलेंस अ ब्लू ओशन। जी, ये एक समृद्ध जगह है जहाँ पे आपको किसी का गला दबा के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप अच्छा काम कीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जी, जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि आप किसी भी चीज़ में 2 साल 5 साल जुड़े रहें। जी, आप हर 6 महीने ये ना सोचें कि दूसरे का बढ़िया चल रहा है अब मैं ये करूं। जी, हर चीज़ को सीखने में, समझने में, अपनी गुडविल को फैलाने में 2-3 साल लगते हैं। जी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इज़ द की, एंड बिलीफ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आशीष साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि यूपी में किस तरह से बदलाव है, क्योंकि आपने यूपी को बहुत करीब से देखा और जिस तरह आपने बताया एग्जाम्पल देके, वाकई एकदम वो तस्वीर सामने आती कि किस तरह से यूपी बदला और डेवलप हुआ है। क्योंकि आप बाहर भी गए पढ़ने के लिए, तब में और अब में आपने अंतर देखा है। पहले जब विदेश गए, उसके बाद जब इंडिया आए तब कितना अंतर लगता था, अब कैसा लगता है। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो ट्रैवल टाइम कम हुआ है, जो इंफ्रा से जो मदद मिली है, जो सामान पहले ख़राब हो जाता था, अब वो जो काम पहले 6 दिन में होता था वो 36 से 48 घंटे में हो रहा है। बहुत अच्छे से आपने समझा और जो आपने एडवाइस भी दी यूथ को, बाकी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आशीष सर के साथ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। सर, आपने यूपी तक को अपना समय दिया, हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।